हेलो दोस्तों, आपका इस आईएएस सर्वोदय में स्वागत है। आज मैं आपको हिस्ट्री एनसीईआरटी 6 क्लास की जो एनसीईआरटी है, हिस्ट्री सब्जेक्ट का आपका फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस करने जा रहा हूँ आपको। और ये बहुत ही अच्छा नोट्स है, आपको पढ़ने में भी आसानी होगा और नोट्स बनाने में भी आसानी है। नोट्स बना हुआ नोट्स है आपको, ये कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें बहुत आसानी होगा आपको। और इसमें नोट्स की ज़रूरत नहीं है, आप इसको पढ़ के आपको याद आ जाएगी चीज़ें। तो आप इसको परचेज भी कर सकते हैं। जिनको पीडीएफ चाहिए तो हमें इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं, इस नंबर पे, और आपको पीडीएफ दे दीजिए। इसका जो पीडीएफ का हम लोग नॉर्मल एक फ़ी रखा है, कॉस्ट है 499 रुपये। तो इससे क्या है, देखिए, अगर आप किताब खरीदते हैं तो लगभग 2000 के समथिंग आपको 6 to 10 का लगभग खर्चा आएंगे। प्लस किताब खरीदने के बाद कहते, मतलब बात किताब खरीदने की नहीं है, बात यह है कि आप उस एनसीईआरटी को अगर पढ़ते हैं तो फिर कुछ चीज़ें ऐसी होगी कि आपको समझ में नहीं आएगी। फिर उसको नोट्स बनाने में जो टाइम में लगेगा, टाइम टेकिंग, वो आपके लिए समय बचत होगा। सबसे बड़ी बात यह है, पैसे की कोई बात नहीं, बात यह है यहाँ पे समय बचाने की बात है। क्योंकि आपके पास मात्र 3 महीने बचे हुए हैं एग्जाम के। सुपर टेट की अगर बात करें या 69 बीपीएससी की बात करें तो इसी ऊपर ऐसा नहीं है कि मतलब एनसीईआरटी के बाद फिर आपको घटना चक्र वगैरह जो भी लगाना है, टेस्ट वगैरह भी लगाना है। 69 बीपीएससी को लेकर अगर बात करें तो ये आपके लिए नोट सफिशियंट होगा। अगर देखा जाए 69 बीपीएससी को लेकर या सुपर टेट को लेकर बहुत ही सफिशिएंट नोट्स होगा। इसके अलावा आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा एनसीईआरटी पढ़ने की। बनाया हुआ नोट्स आपको हम लोगों ने तैयार किया है, इसको आप परचेज कर सकते हैं। मार्केट में आपको भी ये अभी नहीं मिलेगा, बाद में चाहिए मिलेगी मार्केट में। फ़िलहाल अभी आप हमें कंसल्ट करके जो नंबर दिया गया है, इस नंबर पे हमारे कांटेक्ट कर सकते हैं। चीज़ें आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी पीडीएफ के तौर पे। चलिए, इतने आज मैं डिस्कस करता हूँ चीज़ें। जो फर्स्ट चैप्टर हमारा है कि अध्याय कब, जो पहला जो चैप्टर है कब का क्या, कब, कहाँ और कैसे। फर्स्ट चैप्टर इतिहास का है, देख रहे हैं, न्यू एनसीईआरटी का है। चलिए, तो बात कर रहे हैं अतीत। यहाँ कहा जा रहा है अतीत, मतलब अतीत का मतलब क्या होता है, अतीत का अर्थ क्या होता है। अतीत का मतलब तो बीता हुआ समय जो बीत गया है, मतलब अतीत का मतलब है बीत गया है। या दूसरी भाषा में कहते हैं बीता हुआ समय को ही हम लोग अतीत कहते हैं। देखिए कितना अच्छा नोट्स है। देश का नाम के बारे में जिक्र किया जा रहा है, इंडिया। इंडिया हमको कैसे आया, तो इंडिया जो शब्द है वो इंडस से बना है, जिसे संस्कृत भाषा में सिंधु कहा जाता है। देखिए कितना आपको समझ में आ रही होगी चीज़ें। ईरान और देखिए अब कहा जाएगा कि ईरान और यूनान वासियों ने सिंधु को हिंडोस और इंडोस कहा है, और इस नदी के पूर्व के भूमि प्रदेश को इंडिया कहा गया है। किसका कहा गया है? इंडिया कहा गया है। चीज़ें आगे चलें। कहा जा रहा है भारत का नाम, कहा जा रहा है भारत का नाम पर, भारत का नाम जो भारत जो है, भारत नाम का जो सबसे पहले प्रयोग जो किया गया था, कौन कहाँ के लोग, तो उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के द्वारा क्या किया गया जाता था। इसका वर्णन ऋग्वेद में भी मिलता है। प्राचीन काल से भारत भूमि के अलग अलग नाम रहे हैं। मसलन जम्बूद्वीप, भरतखंड, हिमवर्ष, योजनावर्ष, भारतवर्ष, आर्यावर्त, हिंदुस्तान और इंडिया। ठीक है, मगर इनमें भारत सबसे ज़्यादा लोकमान्य और प्रचलित रहा है। अतीत के बारे में कैसे जानें? अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह घरों में रहते थे। अब इसमें क्वेश्चन एक आ रहा है कि ये लोग रहते कहाँ थे। तो आधुनिक खोजों से ये प्राप्त पता चला है हमें कि लाखों वर्ष पूर्व, कब, तो ये लाखों वर्ष पूर्व इस पृथ्वी पर मानव का जन्म हुआ था। क्या हुआ था? तो मानव का जन्म हुआ था। पहले जो मनुष्य हुआ करते वो 4 पैरों पर चलता था। पहले का जो मनुष्य था वो 4 पैर पर चलते थे और जंगलों में रहते थे। वे और वहाँ जो है वो पेड़ों की जड़, पत्ती, फल फूल, कंदमूल वगैरह खाते थे। और वो कुछ छोटे जानवर के मांस भी मार कर कच्चा खा जाते थे। वो वस्त्र नहीं पहनता था और घूमते रहते थे वो। आगे चलें कि वह बानर, मतलब यह बानर जैसा मानव खाने की तलाश इधर उधर दिन भर भटकता रहता था, लेकिन रात में होने पर जानवरों से सुरक्षा और ठंड व बरसात से बचने के लिए गुफा जैसे स्थान पर मिलने पर उनमें उसमें रहने लगा। लेकिन वह अधिकांशतः पेड़ों पर चढ़कर ही रहता था। उसी तरह रात में जंगली जानवरों से अपनी सुरक्षा करता था। संभवतः जब उसने ऊंचाई पर लगे पेड़ों के फलों को देखा होगा, तब उनको तोड़ने के लिए वह धीरे धीरे अपने शरीर को संतुलित करते हुए 4 के बजाय 2 पैरों का उपयोग करने लगा। इस प्रकार उसके 2 हाथ, जो 2 हाथ बचा वो तो स्वतंत्र हो गया, जिनका उपयोग धीरे धीरे किसी चीज़ को खोजने, पकड़ने, उठाने में करने लगा गया हो।
और इस तरह वह 2 पैरों का उपयोग चलने एवं 2 हाथों का उपयोग काम करने के लिए लगा गए। उसमें कहते लोग खाते क्या थे, लोग जो थे प्राचीन काल में लोग खाते क्या थे। तो प्राचीन भारत में भोजन जो है मूल रूप से प्राचीन अतीत से भारतीय सभ्यता के संस्कृति विकास को दर्शाता है। खानाबदोश निवासियों के मुख्य खाद्य पदार्थ फल, जंगली जामुन, मांस, मछली आदि। सभ्यता आगमन के साथ लोग बस गए और खेती करना शुरू कर दी। इसमें खाद्य फसलों, दालों आदि की खोज किया गया है। अगर बात करें इसी में तो देखिए क्या दिया हुआ है इसी कि प्राचीन भारत में भोजन की खेती उपजाऊ नदी घाटियों में की जाती थी। मतलब प्राचीन भारत में भोजन की जो खेती होता था वो उपजाऊ, जो भोजन की खेती उपजाऊ जो है वो नदी घाटियों में किया जाता था। इस तरीके से चावल जो है देखा जाए उनका मुख्य भोजन का अगर नाम आएगा तो कौन सा भोजन आएगा, तो चावल। चावल जो है उनका मुख्य भोजन हुआ करता था, जिसे पकी हुई दाल, सब्जियों और मांस के साथ खाया जाता था। गेहूँ की उपयोग चपटी रोटी बनाने के लिए किया जाता था, जिसे चपाती के नाम से जाना जाता है। अभी भी चपाती लोग बोलते ही हैं। इस वीडियो को जितना हो सके आप इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करने का प्रयास करेंगे। जिन्हें भी आगामी अगर बात करें तो जिन्हें भी आगामी आप 69 बीपीएससी या सुपर टेट जो भी हाल ही में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, इसको एक ही बार में, खासकर सुपर टेट आपको एक ही बार में क्रैक करना है, निकालना है, तो आप ज़रूर इस नोट को आंख मूंद कर आप पढ़िए। इससे आपको लगभग बहुत ही फ़ायदा होगा चीज़ें, और बेसिक की नॉलेज, बेसिक कॉन्सेप्ट की नॉलेज आपको पता चलेगा चीज़ें कि क्या क्या पढ़ना है एनसीईआरटी में। बहुत सारी चीज़ें इसमें समझ में बहुत अच्छे से नोट्स को तैयार किया गया है। और इस वीडियो को जितना हो सके जो भी तैयारी कर रहे हैं सुपर टेट को लेकर, उसके लिए बहुत ही अच्छा नोट्स है ये बनाया गया है। आपको जरूर परचेज करें और खरीदें। आपको बाहर से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको ना। नोट्स बनने की नोट्स बना हुआ, ऑलरेडी बना हुआ नोट्स क्या है, तो जिसे पकी हुई दाल, सब्जियों और मांस के खाया जाता था। गेहूं का उपयोग चपटी रोटी बनाने के लिए किया जाता था, जिसे चपाती के नाम से जाना जाता है। आगे देखा जाए तो कहा जा रहा है आपको कि जटिल धार्मिक अनुष्ठानों के केंद्र में आने के साथ पशु बलि चरम पर थी और अधिक से अधिक लोग शाकाहारी बन गए। प्राचीन काल में लोग दूध और दूध उत्पादों का बहुत उपयोग होता था। चावल जो है दही के साथ खाया जाता था। गायों का सम्मान और पूजा भी किया, मतलब गाय जो था, गाय को सम्मान भी किया जाता था और उसमें पूजा भी करते थे। मतलब पूजा तो अभी भी लोग करते हैं गौ का। अगला है कि भारत में अधिकांश लोग शाकाहारी हो गए और मांस का सेवन बहुत कम किया जाता था। भारत में कई मसालों की खेती भी होती थी उस समय। सुगंध और स्वाद के लिए खाना पकाने में इस्तेमाल किया जाता था। भारत मसालों की खेती में फला फूला और में से कई को बाद में विदेशों में निर्यात किया गया। अगर बात करें हम प्राचीन भारत में भोजन को विभिन्न युगों में विभाजित किया जा सकता है, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता में भोजन, वैदिक काल में भोजन, मौर्य काल में भोजन, गुप्त काल में भोजन और गुप्त काल में भोजन। दोबारा लिखा गया इसको। सिंधु घाटी सभ्यता के भीतर जो है देखा जाए तो प्राचीन काल में भोजन जो है काफ़ी विकसित हुआ, जिसमें गेहूँ, जौ, तिल और ब्रासिका का उपयोग किया गया। इसके साथ ही मनुष्य ने भैंसों, बकरियों और भेड़ों को वश में करना सीख लिया था, जो खेती के उपयोग के लिए हो गए थे। शुरुआत में वे शायद मुख्य रूप से गेहूं और चावल और छोले दाल खाते थे। भारतीय रसोइयों ने कई मध्य एशियाई जड़ी बूटियों और मसालों का इस्तेमाल किया। दालचीनी, जीरा, धनिया, सौंफ। भारतीय लोग गन्ने को चबाने का भी आनंद लेते थे। कैसे कपड़े, अब देखा जाए कि प्राचीन काल के लोग होते थे वो कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के कपड़े पहनना पसंद करते थे। वास्तव में अगर निर्धारित किया ना कि जब इंसानों ने कपड़े पहनना शुरू किया तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि सब शुरुआती कपड़े जानवरों की खाल जैसी होती थी, जो तेजी से खराब हो जाता था। और इसलिए बहुत कम पुरातात्विक साक्ष्य जिनका उपयोग उस तिथि को निर्धारित करने के लिए किया जा सकता है, इसे कपड़े पहना जाने लगा। आगे देखें कि कपड़ों के इतिहास के बारे में समझें हम, तो कपड़ों का इतिहास है सिंधु घाटी सभ्यता जितनी पुरानी है। मानवों ने आज से लगभग कितना 1,70,000 वर्ष पहले ज़रूरत महसूस किया कि उन्हें तन ढकने के लिए आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है। तो अपना जो तन ढकने के लिए उसको किसी चीज़ की ज़रूरत है। यह वह वक्त था जब आदिमानव के शरीर बाल से कम हो रहा था। मतलब आदिमानव जो हुआ करते थे उसका बाल बहुत ज़्यादा था, लेकिन उस समय की बात है जिसमें बाल जो है वो कम हो रहे थे। दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले आदिमानव को लंबे समय तक तन ढकने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। इसके बाहर जैसे देश यूरोप, अमेरिका आदि में रहने वाले नियंत्रण मानवों को सर्दी का सामना करना पड़ता था। अगर देखा जाए चूँकि शरीर पर बाल कम हो रहे थे, इसलिए उन्होंने जानवरों का खाल लपेटना शुरू किया। इससे क्या हुआ कि उसका शरीर गर्म रहता था। मतलब जैसे ही वो जानवरों की खाल लपेटना शुरू किया तो उसका शरीर जो है गर्म रहता था। कनाडा की साइमन फ्रेजर वर्नबी यूनिवर्सिटी में एक शोध हुआ तो उसके सामने ये
पता चला कि हमारे पुरखे जो थे ऐसे जानवरों का शिकार करते थे जिनकी खाल मोटी हो, जानवर का गोश्त खाने का काम आ जाता था और खाल को काट कर सुखा कर उसे शरीर पर लपेटने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ये यूनिवर्सिटी का दावा है। अब देखिए एक वर्ड आ रहा है हमारा पांडुलिपि। पांडुलिपि होता क्या है इसके बारे में समझना, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं कोई किताब तो वहाँ पे समझ टर्मिनोलॉजी कोई आगे उसको समझना जरूरी है। समझेंगे तब तो पता चलेगा कि इस वर्ड का मतलब क्या, मायने क्या है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है पांडुलिपि, ठीक है। एनसीईआरटी आप बुक पढ़ेंगे तो बहुत सारा कुछ चीज़ें हैं वहाँ पे, छांटने की बात है, वहाँ पे आपको उपयोग में नहीं होगी, उस बहुत सारी बातें दिया गया है। यहाँ पे आपको इस नोट्स में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से नोट्स बनाया गया है। इसको आप पढ़ेंगे तो इसको तो पता चलेगा कि इसको मैं नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, इसी ये पूरा अपने आप में एक नोट्स ही है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होती थी, तार के पत्तों और भुर्ज पेड़ का छाल से निर्मित ये भोजपत्र पर लिखी जाती थी, ठीक है। ये जो लिखा गया है अंग्रेजियों में इसके लिए मैन्यूस्क्रिप्ट क्या है, मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मैन्यूस जिसका अर्थ हाथ है। इन पांडुलिपि में धार्मिक मान्यता, जो पांडुलिपि थी इसमें क्या था, तो धार्मिक मान्यता, व्यवहार, राजाओं के जीवन, औषधि और विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषय की चर्चा मिलता था इसमें। यह संस्कृत प्राकृत व तमिल भाषा में लिखा है। प्राकृत जो है आम लोगों की भाषा थी उस समय। अभी अब आ गया एक नया टर्म हो जाएगा अभिलेख। अभिलेख का मतलब क्या होता था? अभिलेख जो था किसी विशेष उद्देश्य के किसी ठोस वस्तु पर उत्कीर्ण लेख को अभिलेख कहा जाता है। अभिलेख जो है आदेश, निर्देश, इतिहास और किसी वस्तु का उल्लेख भी हो सकते हैं। अतीत के बारे में जानने का एक और महत्वपूर्ण स्रोत अभिलेख या कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए जाते हैं। प्राचीन काल में राजा महाराजा अपने इतिहास को हमेशा के लिए जीवित रखने के लिए अभिलेख बनवाते थे। यह क्या है, तो यह अभिलेख पत्थरों या धातुओं जैसे ठोस वस्तुओं पर बनते थे, जिससे कारण यह अभिलेख आज भी हमें विभिन्न खुदाई और शोध से प्राप्त होते हैं। अभिलेखों को लिखने के लिए उपयोगी सामग्री, अभिलेखों में पत्थर, धातु, मिट्टी के तख्त, ईंट, काष्ठ आदि का उपयोग किया जाता है। अभिलेखों पर खुदाई, अक्षरों की खुदाई के लिए छेनी, नुकीली किले, हथौड़ा, लौह सलाका जैसी नुकीली वस्तुओं का उपयोग किया जाता था। अभिलेखों का प्रकार कैसा होता था? निजी अभिलेख और सरकारी अभिलेख। निजी अभिलेख कैसा होता था? तो निजी अभिलेख उन्हें व्यक्तिगत स्तर पर खुदवाया गया है। सबसे प्राचीन निजी अभिलेख बेसनगर विदिशा का है। सबसे प्राचीन जो अगर बात किया जाएगा कि सबसे प्राचीन जो अभिलेख है कहाँ का है, तो निजी अभिलेख है ये बेसनगर विदिशा का है। यह अभिलेख एंटियाकिट के राजदूत एंटियाली, ठीक है, राजदूत हेलियोडोरस द्वारा खुदवाया गया, जो राजा भागभद्र के द्वारा दरबार में आया था। यह वैष्णव धर्म का सबसे प्राचीन अभिलेख भी है। सरकारी अभिलेख क्या था? सरकारी अभिलेख के बाद ऐसे अभिलेख जो शासन द्वारा जनसामान्य को सूचना देने के लिए स्थापित किए जाते थे। ऐसे अभिलेख जो था पवित्र स्थान, चौराहा आदि भीड़ वाले स्थान पर भी लगाया जाता था। आगे आगे क्वेश्चन टर्मिनोलॉजी आ गया पुरातत्वविद। क्या था? ये व्यक्ति जो अतीत में बनी मतलब वे व्यक्ति जो अतीत में बनी वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, जिसे युक्ति से धरती में दबे इतिहास के पन्नों को उजागर किया जाता है, उसे पुरातत्व कहा जाता है। पुरातत्व जो है सुस्पष्ट भौतिक अवशेषों के अध्ययन का विषय है। यह निरंतर भौतिक पर्यावरण और प्राकृतिक पर्यावरण में होने वाले बदलाव का अध्ययन करता है। यह पृथ्वी के नीचे दबी वस्तुओं का अध्ययन कर किसी संस्कृति या सभ्यता के विषय में तथ्य उजागर करता है। पृथ्वी पर अनेक परिवर्तन होते रहते हैं। धीरे धीरे ये परिवर्तन मानव के अतीत में बन जाते हैं और पृथ्वी की सतह में दबकर या आधुनिक समाज से दूर हो जाते हैं। इन अतीतों की पड़ताल करना ही पुरातत्व का कार्य है। पुरातत्व जो है मुख्य रूप से खुदाई आदि से प्राप्त वस्तुओं की पड़ताल करता है। पुरातत्व उत्खनन से प्राप्त अवशेषों की जांच करते हैं और उन पर अपनी राय रखते हैं कि राजा के साम्राज्य, किसी युद्ध स्थल, किसी टीले आदि स्थलों और जंगलों के आदि से पुरातत्व उत्खनन कार्य करने से वहाँ प्राप्त औजारों, अभिलेखों, हड्डियों, बर्तन, मूर्ति, लिखित अभिलेख आदि से प्राचीन मानव काल के रहन सहन के विषय में जानकारी प्राप्त कर, जैसे पत्थर, ईंट से बनी इमारत, अवशेष, चित्र और मूर्तियाँ। इतिहास के बारे में, इतिहासकार वह है जो इतिहास लिखे। एक इतिहासकार एक ऐसा व्यक्ति जो अतीत के बारे में अध्ययन और लिखता है और इसे उस पर एक अधिकार के रूप में माना जाता है। इतिहासकार जो है मानव जाति संबंधित पिछले घटनाओं की निरंतर व्यवस्थित कथा और अनुसंधान से चिंतित है। साथ ही समय में सभी इतिहास का अध्ययन, जो लोग अतीत का अध्ययन करते हैं, तिथियों का अर्थ मतलब क्या होगा? तिथि का अर्थ जो है वो आपको ये दिया हुआ है। देखिए बीसी का मतलब क्या है? बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा पूर्व जन्म से पहले। एडी मतलब एनो डोमिनी, ईसा मसीह के जन्म के बाद। किसी का आरंभ 8000 वर्ष पूर्व। सिंधु सभ्यता का प्रथम नगर 443 वर्ष पूर्व। गंगा घाटी के नगर मगध जो है 2500 ईसा पूर्व। देखिए इसके बारे में क्वेश्चन भी मिलेगा आपको। अब है सभ्यता के संदर्भ में। सभ्यता के संदर्भ में क्या है कि सभ्यताओं के आरंभ में लोग गुफाओं और कंदराओं में रहते थे। सभ्यताओं के शुरुआत में लोग कहाँ? गुफाओं और कंदराओं में रहते थे। सभ्यता के विकास के साथ लोग समूह में रहने लगे। इसके लिए सबसे उपयुक्त जगह नदियों के किनारे होते थे। नर्मदा नदी का पता जो है
नदी का पता लगाओ। कई लाख वर्ष पूर्व पहले लोगों से इस नदी पर तट पर रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक भी थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे क्या करते थे, जड़ों, फलों, जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह कर किया करते थे और वे जानवरों के आखिर शिकार भी करते थे। इन सभ्यताओं में सिंधु घाटी की सभ्यता, बेबीलोन और मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, वो बहुत ही फेमस हुआ करती थी, उस समय की बात है। सिंध देखिए यहाँ पे ध्यान ना, सिंधु की साफ घाटी की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता है। तो सिंधु एवं सहायक नदी की बात किया जा रहा है। उपनदी या सहायक नदी ऐसे झरने या नदी को बोलते हैं जो जाकर किसी मुख्य नदी से में विलय हो जाती है। मतलब उपनदी जो कहते हैं किसी को, तो उपनदी क्या होता है, उपनदी या सहायक नदी क्या होता है, जैसे उसका मतलब ये होता है कि ऐसा झरना या नदी को बोलते हैं जो आकर क्या करती है, जो जाकर किसी मुख्य नदी में विलय हो जाती है। उपनदियाँ सीधी किसी सागर या झील में जाकर नहीं मिलती। कोई भी मुख्य नदी और उसकी उपनदियाँ एक जल संभर क्षेत्र बनती है जहाँ का पानी उपनदियों के जरिए मुख्य नदी में एकत्रित होकर फिर सागर में विलय हो जाता है। आगे आप क्या सिंधु नदी के बारे में देखिए, सिंधु नदी के बारे में है। देखिए सिंधु नदी के बारे में यहाँ आपको उसको समझ लेंगे चीज़ें, ठीक है। फिगर में दिया हुआ सिंधु नदी जो है, देखिए सिंधु नदी जो है आपका जम्मू और कश्मीर में गदम्बर जिले में स्थित है। यह कश्मीर घाटी की महत्वपूर्ण नदी है जो झेलम की एक प्रमुख सहायक नदी है। गतिबल में सिंधु नदी बेहद शांत और सुंदर दिखती है और यह नदी जो सुरम्य सिंधु घाटी भी बनाती है। हिमालय के उबड़ खाबड़ इलाकों से होकर यह नदी एक अनूठा प्रवाह पथ है। इस नदी का प्रवाह और अधिक तीव्र हो जाता है क्योंकि हिमालय की कई सहायक नदियां मुख्य नदी में शामिल हो जाती है। मुख्य सिंधु नदी का उपयोग महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधियों के रूप में मछली पकड़ने और सिंचाई के लिए भी किया जाता है। निम्नलिखित खंडों में सिंधु नदी के जल निकासी का विवरण, नदी परियोजनाओं और मानवजाति गतिविधियों के विस्तार में भी वर्णन किया गया है। अब यहाँ आएगा 4700 वर्ष पूर्व आरंभिक नगर फल फूले गंगा और तटवर्ती इलाके में 2500 वर्ष पूर्व नगरों का विकास हुआ है। अब गंगा एवं सोन नदी, गंगा और सोन नदी के बारे में बात करें तो गंगा और सोन नदी में दिया गया गंगा के दक्षिण में प्राचीन काल में मगध की स्थापना किया गया है। अब सिंधु नदी का उपयोग क्यों किया गया, तो कैसे हुआ, तो इस नदी के पानी का उपयोग सिंचाई और घरेलू उद्देश्य के लिए भी किया जाता है। विभिन्न नदियों के मनारों के माध्यम से सिंधु नदी के पानी का उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। इस नदी के पानी को विभिन्न उपचार संयंत्रों में भी उपचारित किया जाता है ताकि यह पीने के लिए भी उपयुक्त हो सके। रंगील जल उपचार संयंत्र सिंधु नदी से कश्मीर घाटी में घरेलू और पीने के लिए उपयोग के लिए पानी में के वितरण में महत्वपूर्ण है। सिंधु नदी में नेविगेशन मुख्य रूप से नीचे के गादरम्बर शहर तक किया जाता है क्योंकि यहाँ क्या है, पानी का बहाव जो है वो धीमा हो जाता है। सिंधु नदी की अगर बात करें तो विभिन्न जातीय जलीय प्रजातियों का प्राकृतिक आवास होता है। ट्राउट, सुडगर्न, अन्न और विभिन्न अन्य मछलियाँ, वहाँ ट्राउट विभिन्न प्रकार के जैसे ब्राउन ट्राउट, इंद्रधनुष, ये सब जो है आपको उसमें था। बर्फ ट्राउट इस नदी में सबसे आम मछलियाँ हैं, इसलिए आर्थिक गतिविधि के रूप में मछली पकड़ने के लिए सिंधु नदी का भी उपयोग महत्वपूर्ण है। अब यात्रा के बारे में डिस्कस होगा। अब भ्रमण करना जो है मानव के स्वभाव में शुरू से रहा है जी। हम देखते हैं कि सभ्यताओं का जो विकास है कुछ ही जगहों पर हुआ है, लेकिन धीरे धीरे लोग फैलाते गए। यदि प्रारंभ में आवागमन के साधन नहीं के बराबर थे, साथ ही पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र की प्राकृतिक बाधाएं भी थी। हालांकि लोगों के लिए इन बाधाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके, वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। इसके पीछे कई कारण थे। इसमें मानव मन की जिज्ञासा, भोजन की तलाश और बाद में व्यापार की संभावना भी शामिल है। अब तिथियाँ, डेट की बात को रहा, हमारी सभ्यता जब बहुत प्राचीन है। कहा जा रहा है कि यद्यपि सतयुग और त्रेता युग के प्रमाण उपलब्ध तो नहीं हो पाया, लेकिन फिर द्वापर युग के अंतिम से भाग से लेकर अब तक का लिखित और भौतिक प्रमाण उपलब्ध है। लेकिन आज तिथियों की गणना विक्रम संवत और ईस्वी संवत आदि की जाती है। अगर कोई तुमसे ये किसी विषय के बारे में पूछे, तुम शायद उस दिन के तारीख, 6 माह, वर्ष जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगे, तो वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से किया जाता है। अतः 2000 वर्ष कहने का मतलब है कि ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद का है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियाँ ईसा पूर्व कहलाता है, जानी जाती है। ईसा से पहले जाने हम पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथि का भी उल्लेख करते हैं। चलिए, तो ये सब देखिए, ये चीज़ें आपका है क्या है, यहाँ पे को समझेंगे कि सिंधु सभ्यता, नाम, तिथि लगभग 2500 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व। वैदिक सभ्यता लगभग 1700 ईसा पूर्व से 1017 महावीर, लगभग 599 ईसा पूर्व 599 ईसा पूर्व 527 तक। बिम्बिसार 544 ईसा पूर्व से 492, मतलब ये करते की ओर है सारा इसका आक्रमण जब हुआ है, सबका दिया हुआ विवरण। अब इसको PDF जब पढ़ेंगे तो इसमें समझ में आएगा चीज़ें। देखिए यहाँ पे मिलाने वाली भी बात है आपका। नर्मदा पहला, इसमें क्या होगा, नर्मदा का हो जाएगा आपका आखिर संग्रहण। इसका भी आंसर भी दिया हुआ है इस PDF में आपको। हर चैप्टर क्लास में जितने भी क्वेश्चन आंसर सबका आंसर दिया हुआ है। मगध का मतलब क्या था, ये पहला बड़ा राज्य था ये, ठीक है। गारो पहाड़ियाँ की बात करेंगे तो गारो पहाड़ी का मतलब क्या था, आरंभिक कृषि था आपका, ठीक है। और सिंधु घाटी एवं क्या है, तो सिंधु घाटी, देखिए सिंधु घाटी के बारे में, सिंधु घाटी सहायक नदी प्रथम नगर था वो।
और गंगा घाटी क्या था, तो लगभग 2500 वर्ष पूर्व के नगर थे। पांडुलिपि में तथा लेखों में अंतर बताओ, इसका भी आंसर इसमें दिया हुआ चीज़ें, ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट नज़र आएगा। जितने भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन के आंसर भी इस PDF में दिए गए हैं, ठीक है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ क्वेश्चन है, क्या है, कम से कम 2 ऐसी बातों को उल्लेख करो जो जिनसे तुम्हारे अनुसार राजाओं और किसानों के बीच में किसानों के जीवन में भिन्नता का पता चलता है। ये सब के बारे में यहाँ आंसर भी दिया हुआ है, ठीक है। और आपको ये बहुत ही अच्छा लगेगा और वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। मैं यही कहना चाहूँगा कि जिन्हें भी आगामी BPSC अगर आप 69 या सुपर टेट पास करना, क्रैक करना है, एकदम सफलता चाहते हैं, तो आपको ये नेट्स जो NCERT का जो नोट्स है ये बहुत ही सफिशिएंट होने वाला है। और इसका जो प्राइस है आपका वो ज़्यादा नहीं है, आपको नॉमिनल फ़ी है 499 रुपये। इसमें आपको 6 to 12 अभी 6 to 10 तक का है। अपनी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, साइंस सारे सब्जेक्ट है जो आपको जरूरत पड़ेगा, एग्जाम में जरूरत पड़ता है। और बहुत ही एक सबसे बड़ी बात क्या है, ये बना हुआ, इसमें आपको टाइम मेकिंग नहीं लगेगा। टाइम जो टेकिंग आपको जरूरत लगेगा, समय खर्च कि नोट्स बनाना पड़ेगा, ये नोट्स बना हुआ नोट्स है ये। इसमें सिर्फ परचेज कीजिए और इसको प्रिंट आउट निकाल के आप पढ़ सकते हैं। जैसे आप NCERT खरीदेंगे, फिर उसके बाद उसका नोट्स बनाएंगे, उसमें टाइम ज़्यादा टेकिंग ऑफ समय नहीं है कि आप उतना कर पाएंगे, क्योंकि अगस्त में एग्जाम है आपका सुपर टेट का और सितंबर में आपका इसका एग्ज़ाम है 69 का, तो दोनों का एग्ज़ाम करीब है। तो देखा जाए तो उस हिसाब से फिर नोट्स बनाओ, फिर पढ़ो, फिर अगर रिवीजन भी करना है, इसलिए ये इतना नहीं हो पाएगा। इसलिए आप इसको ये सफिशिएंट और टाइम को बचाइए तो इतना बेहतर हो, क्योंकि आगे टेस्ट सीरीज वगैरह भी आपको लगाना है, रिवीजन भी करनी है, इसलिए टाइम ज़्यादा टेकिंग नहीं करने की जरूरत है, अभी समय बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। और जिन्हें भी परचेज करना है तो हमें आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, चीज़ें कि डिस्क्रिप्शन में आपका ये मेरा नंबर वहाँ पर मिलेगा, आप इसको जरूर परचेज कर सकते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। और जितना हो सके आप लोगों से गुजारिश रहेगा कि वीडियो अच्छा लगे जरूर इसको आप शेयर करेंगे, जितना हो सके। जो भी तैयारी करने वाले हैं उनको भी बहुत अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा कि आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, मोटिवेशन प्राप्त होगा, जिससे आपको आगामी जो नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके। चलिए फिर नेक्स्ट सेशन मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।